वो मंसूबा साज था, जीनियस था, लीडर था, करिश्मेटिक था, और सबसे बढ़कर ये कि वो जो बन गया वो ये नहीं बनना चाहता था। वो एक मुसव्विर बनना चाहता था, एक दुनिया को अपने फनपारों से महजूज करना चाहता था, लेकिन इसके हाथों ने बंदूक थाम ली और फिर एक जमाना इसके इंतकाम की आग में जलकर भस्म हो गया। आपको मुबालगा आराई महसूस होगी, लेकिन ये एक हकीकत है कि हम आज जिस दुनिया में रहते हैं वो इसके खौफ के साए से इबारत है। एटम बम से लेकर फजाई बमबारी तक के बहुत से हथियारों के डिजाइन इसी की लेबोरेटरी में तैयार किए गए थे। हिटलर कौन था और आज की दुनिया इसके खौफ से इबारत क्यों है? मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो की वो कौन था सीरीज में हम आपको तारीख के इसी मुतनाज़ा तरीन किरदार की कहानी सुनाएंगे। 28 सितंबर 1918 का दिन है। पहली जंग अजीम खत्म हो रही है। पेरिस से 188 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है मार्क्वेंग। यहाँ एक बरतानवी सिपाही के निशाने पर एक नौजवान जर्मन सिपाही है जिसे वो छोड़ भी सकता है और मार भी सकता है। जर्मन सिपाही जो असल में कोरियर या डाकिया है, वो यकीन है कि इसे गोली मार दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बरतानवी सिपाही टी हेनरी ने इसे गैर मुसल्लह देखकर बंदूक नीचे कर ली और इसे जाने का इशारा किया। बज़ाहिर ये जंग अजीम अव्वल के हजारों वाक़यात में से एक वाक़या है, लेकिन हेनरी नहीं जानता कि वो एक तारीख रक़म कर चुका है, क्योंकि जिस शख्स को इसने छोड़ा है वो एडोल्फ हिटलर है। वही हिटलर जिसकी छेड़ी दूसरी जंग अजीम में 5 करोड़ से ज़ायद इंसान लुक़मा अजल बन गए। पहली जंग अजीम का ये वाक़या हिटलर ने खुद उस वक्त सुनाया था जब एक अखबार में इसने बरतानवी सिपाही टी हेनरी की तस्वीर देखी थी। ये तो थी हेनरी की तस्वीर और ये है हिटलर की तस्वीर। ये बड़ी बड़ी मूंछों वाला हिटलर पहली जंग अजीम के दौरान बेल्जियम और फ्रांस के महाज पर कोरियर यानी डाकिये की खिदमत सरंजाम दे रहा था। जब बरतानवी फौज ने जर्मनों के खिलाफ जहरीली गैस इस्तेमाल की तो इससे बचने के लिए सबने मास्क चढ़ा लिए, लेकिन हिटलर के लिए यह मसला खड़ा हो गया कि इसकी मूंछें मास्क से बाहर रह जाती थी। चुनांचे हिटलर ने मास्क के साइज के हिसाब से मूंछें कटवा ली और यूं हिटलर का वो चेहरा सामने आया जिससे वो आज भी पहचाना जाता है। पहली जंग अजीम के एक ऐसे ही कीमियाई गैस के हमले में हिटलर की आंखें भी शदीद मुतासिर हुई और वो अंधा हो गया, लेकिन इलाज के बाद हिटलर की आंखों की रोशनी लौट आई। आंखों की रोशनी तो लौट आई, लेकिन अब इन आंखों में जर्मनी के दुश्मनों से इंतकाम की आग सुलग रही थी। हिटलर की पैदाइश और परवरिश जर्मनी के हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया में हुई थी, लेकिन जंग के बाद से वो पक्का जर्मन बन चुका था। वो बचपन में मुसव्विर बनना चाहता था, लेकिन अब इसने ये ख्याल छोड़ दिया और तय किया कि वो शिकस्त का बदला लेकर रहेगा, खा इसके लिए पूरी दुनिया से टकराना पड़ जाए। हिटलर ने अपनी सियासी जिंदगी की इब्तिदा एक छोटी सी गैर मारूफ सियासी पार्टी से की। इस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये वही जर्मन पार्टी है जो बाद में नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। ये पार्टी पहली जंग अजीम में शिकस्त खुर्दा और इंतकामी ज़हन रखने वाले जर्मन शहरियों और साबिक फौजियों ने बनाई थी, क्योंकि पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी से वो इलाके छीन लिए थे जो सदियों से इसकी सल्तनत में शामिल थे। यही नहीं, जर्मनी को मजबूर किया गया कि इस जंग में फ्रांस समेत आलमी ताकतों का जो नुकसान हुआ है इसका हर्जाना भी अदा करे। हर्जाने की रकम 96,000 टन सोने के बराबर बनती थी। जी हाँ, 96,000 टन सोने के बराबर। ये जर्मन कौम के लिए बड़ी जिल्लत थी और चूंकि नाजी पार्टी शिकस्त के बाद जर्मनी पर मुसल्लत करदा शराइत के खिलाफ थी, इसलिए आवाम में मकबूल थी। हिटलर इस पार्टी में प्रोपेगेंडे का इंचार्ज बना था, लेकिन 1921 में इसे पार्टी ने सरबराह मुंतखब कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि हिटलर पहले पार्टी का सरबराह बनने से इनकार करता रहा था, लेकिन जब इसने पार्टी का सवाल देखा तो क़यादत संभालने की हामी भर ली। पार्टी हेड बनने के बाद हिटलर ने पार्टी का निशान भी खुद मुंतखब किया। यह निशान असल में हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता था और अब भी होता है। हिंदू, बुद्ध मत और जैन मत के पैरोकार इसे रूहानियत की अलामत मानते थे। संस्कृत में इसका मतलब है फलाह या वेलफेयर। हिटलर के दौर में यह निशान यूरोप में खुशकिस्मती की अलामत के तौर पर भी आम इस्तेमाल होता था। बड़ी बड़ी कंपनियां स्वास्टिका पर अपने इश्तिहार बनाती थी और जानते हैं हिटलर ने इसे अपनी पार्टी का निशान क्यों बनाया? इसकी एक बहुत दिलचस्प वजह है।
اصل میں جرمن سمجھتے تھے کہ ہندوستانی اور جرمن قومیں ایک ہی نسل یعنی آریائی نسل سے تعلق رکھتی ہیں. ہٹلر سواسٹیکا کو آریا نسل کی علامت سمجھتا تھا تو ہٹلر نے اسے نازی پارٹی کا نشان بنا لیا. لیکن یہ المیہ ہی ہے کہ جو نشان روحانیت، فلاح اور خوش قسمتی کی علامت تھا، اسے ہٹلر نے دنیا میں تباہی اور دہشت کی علامت بنا دیا. نازی پارٹی مقامی سطح کی پارٹی تھی، لیکن جب پہلی جنگ عظیم کا ہیرو سابق جنرل ایرک لوڈنڈورف بھی اس میں شامل ہو گیا تو پارٹی میں گویا جان پڑ گئی. لوڈنڈورف جرمن فوجوں کا ٹاپ کمانڈر تھا اور اس نے پہلی جنگ عظیم میں روسی فوجوں کو دھول چٹائی تھی، مگر جب برطانوی فوج میدان میں آئی تو لوڈنڈورف ہار گیا. لیکن اب وہ سیاسی شہرت کے لیے شکست کا ملبہ سیاستدانوں پر ڈال کر عوام کو بھڑکا رہا تھا. لوڈنڈورف کے ساتھ ملنے سے ہٹلر کی طاقت بڑھ گئی. وہ جرمنی میں انقلاب لانا چاہتا تھا. اس کے لیے 1921 میں اس نے ایسے کے نام سے ایک تنظیم قائم کی. اس تنظیم کے جرمن نام کا مطلب تھا اٹیک ڈویژن اور اس کے کارکن براؤن شرٹس پہنتے اور سٹارم ٹروپرز کہلاتے تھے. اس کے کارکنوں سے حلف لیا گیا تھا کہ وہ ہٹلر کے نام پر کٹ مریں گے. اگلے سال 1922 میں اٹلی میں موسولینی کامیاب ہوا تو ہٹلر کو لگا وہ بھی ایسی ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اب ہٹلر انقلاب کا موقع ڈھونڈ رہا تھا اور یہ موقع اسے روہر نے فراہم کیا. روہر جرمنی کا ایک علاقہ ہے جو برلن کے مغرب میں نیدرلینڈ کی سرحد پر واقع ہے. اس علاقے میں کوئلے کی کانیں اور فولاد کی فیکٹریاں ہیں. جرمنی جب عالمی طاقتوں کو ہرجانے کی رقم ادا نہ کر سکا تو فرانس اور بیلجیم نے جنوری 1923 میں روہر پر قبضہ کر لیا. روہر ایک صنعتی یعنی انڈسٹریل سٹی تھا. اس پر قبضے کا مقصد یہ تھا کہ اتحادی یہاں کے وسائل سے اپنے واجبات وصول کر سکے. اب صورتحال یہ تھی کہ روہر پر فرانس اور بیلجیم کا قبضہ تھا، لیکن یہاں کی فیکٹریوں میں کام جرمنی کے مزدور ہی کر رہے تھے. جرمنی حملہ آوروں کا مقابلہ تو نہ کر سکا، لیکن جرمن حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا. اس نے روہر کے فیکٹری مزدوروں اور کارکنوں کو حکم دیا کہ وہ کام بند کر دیں. حکومت انہیں گھر بیٹھے تنخواہ دے گی. یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا تاکہ اتحادی فوجوں نے جس مقصد کے لیے قبضہ کیا ہے یعنی فیکٹریوں کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو یہ فائدہ نہ اٹھا سکیں. حکومت نے اعلان تو کر دیا لیکن خزانے میں تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں تھے. چنانچہ حکومت نے دھڑا دھڑ کرنسی نوٹ چھاپے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ جرمن کرنسی کی ویلیو گرتے گرتے 2 کوڑی کی ہو گئی. کرنسی کی ویلیو اتنی گری کہ 1923 میں جرمنی میں ایک ڈبل روٹی 2 ارب مارک کی ملنے لگی. لوگ بریڈ لینے کے لیے بیکری جاتے تو تھیلے بھر کر نوٹ ساتھ لے جاتے. کرنسی کے بحران کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں نے عمر بھر کی محنت سے 10-20 لاکھ مارک جمع کیے تھے، ان کی بچت تقریباً 0 ہو گئی. بینکوں میں پڑے اربوں کرنسی نوٹ تقریباً بیکار ہو گئے اور چند دنوں میں ارب پتی تک پتی ہو گئے. جرمن کرنسی اتنی بے توقیر ہوئی کہ لوگ موسم سرما میں گیس اور لکڑی بچانے کے لیے آتش دانوں میں کرنسی نوٹ جلانے لگے تھے. تو یہ تھا وہ جرمنی جس میں اب وہ حالات پیدا ہو چکے تھے جو انقلاب اور انقلابی لیڈر کو جنم دیتے ہیں. ایک ایسی قیادت کا خلا تھا جس پر جرمن عوام یقین کرے کہ وہ انہیں اس اندھیرے سے نکالے گا. ایسے خلا کو عموماً 2 اشخاص پر کرتے ہیں، ایک اسٹیٹسمین یا دوسرے جذباتی انقلابی لوگ. تو جرمنی کی یہ قسمت ہی تھی کہ اس وقت جرمنی میں اس خلا کو کرشماتی شخصیت والے اڈولف ہٹلر نے پر کرنا شروع کر دیا. وہ اسٹیٹسمین تھا یا ایک جذباتی انقلابی، اس کا فیصلہ آپ خود کیجیے. اس وقت تک ہٹلر اپنی تنظیم ایسے کو مسلح کرنے کا کام مکمل کر چکا تھا. اب اس کی تنظیم ایک عام سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک انقلابی سیاسی جماعت بن چکی تھی. صرف میونخ شہر میں اس کے 3000 سپاہی تھے. ہٹلر نے موسولینی سے متاثر ہوتے ہوئے انقلاب کے باقاعدہ اعلان کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے اس نے میونخ کے بیئر ہال کا انتخاب کیا. 8 نومبر 1923 ہٹلر پستول لہراتا ہوا بیئر ہال میں داخل ہوا اور شہر پر نازی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا. اعلان کے اگلے روز وہ اپنے ہزاروں مسلح کارکنوں کے ساتھ شہر کے مرکز پر قبضے کے لیے آگے بڑھا. ہٹلر کو توقع تھی کہ اس کارروائی سے اسے بھی موسولینی کی طرح مقبولیت اور حکومت مل جائے گی، لیکن یہ ہٹلر کی خام خیالی ثابت ہوئی. مرکز میں جمع ہوتے نازیوں پر جرمن پولیس نے فائر کھول دیا. جواب میں نازی کارکنوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی. کچھ دیر ہی جاری رہنے والے اس مقابلے میں 14 نازی اور 4 پولیس والے ہلاک ہوئے، لیکن میدان پولیس کے ہاتھ رہا. یوں ہٹلر کے انقلاب کی پہلی کوشش، یا آپ اسے بغاوت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ناکام ہو گئی. ہٹلر کے زیادہ تر ساتھی پکڑے گئے. ہٹلر فرار ہونے میں کامیاب رہا، لیکن 2 روز بعد اسے جرمن پولیس نے ڈھونڈ نکالا اور جیل میں ڈال دیا. اس بغاوت میں
पहली जंग अजीम का जर्मन हीरो एरिक लॉडेनडॉर्फ हिटलर के साथ था। वो भी हुकूमत की तहवील में था, इसलिए दोनों पर गद्दारी का मुकदमा चला। लॉडेनडॉर्फ तो साबिक जर्नैल और बहुत असर रसूख वाला शख्स था। वो अपने ताल्लुकात और शोहरत की बुनियाद पर बच निकला। हिटलर को 5 साल कैद की सजा हुई, लेकिन अच्छे चाल चलन और नाजी पार्टी के दबाव पर इसे 9 माह बाद ही रिहा कर दिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी किताब माइन कैंप्फ लिखी, जिसका मतलब है मेरी जिद्दोजहद। ये किताब हिटलर के मुस्तकबिल के अज़ाइम की एक झलक पेश करती है। किताब में हिटलर ने जर्मन आर्या नस्ल को आला नस्ल के तौर पर पेश किया था, जबकि इस बात पर जोर दिया था कि बाकी दुनिया के इंसान जर्मनों से कम दर्जे के हैं और दुनिया के मसाइल इसी सूरत हल हो सकते हैं जब आलमी हुकूमत जर्मनों के हाथ में हो। इसी किताब में इसने यहूदियों को जर्मनी के जवाल की वजह करार दिया था। इसकी कैद के दौरान जर्मनी के हालात बेहतर नहीं हुए थे, बल्कि खराब से खराब तर ही होते जा रहे थे और हिटलर ने चूंकि निजाम के खिलाफ बगावत की थी, इसलिए वो कैद के दौरान पूरे मुल्क में मशहूर हो चुका था। लेकिन इसी दौरान नाकाम बगावत से इसने ये सबक सीख लिया था कि जर्मनी में इनकलाब बुलेट से नहीं पैलेट से लाना आसान है। चुनांचे जेल से निकलते ही इसने पार्टी को इलेक्शन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इस दौरान वो मसला भी हल हो चुका था जिसने हिटलर को बगावत की राह पर चलाकर जेल पहुंचाया था, यानी फ्रांस और बेल्जियम ने रोहर खाली कर दिया था। और इसकी वजह थी अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका ने जर्मनी को हर्जाना देने और सनतें चलाने के लिए भारी कर्ज दे दिया था। अमेरिकी गारंटी मिलने के बाद फ्रांस और बेल्जियम खुद ही पीछे हट गए। इन हालात में हिटलर इंतखाबी मैदान में उतरा तो इसे पार्टी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए काबिल शख्स की जरूरत महसूस हुई और इसकी नजर में यह काबिल शख्स था गोएबल्स। गोएबल्स के पांव पोलियो की वजह से बचपन से ही टेढ़े थे और वो लंगड़ा कर चलता था, लेकिन प्रोपेगेंडे का मास्टर था। ये वही गोएबल्स है जो कहता था झूठ इतना ज्यादा और मुसलसल बोलो कि सच लगने लगे। हिटलर का गोएबल्स को प्रोपेगेंडा इंचार्ज बनाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ और गोएबल्स ने हिटलर के नजरियात सारे जर्मनी में फैला दिए। प्रोपेगेंडे के बाद दूसरा मरहला था फंड्स का, लेकिन यह मसला भी बहुत जल्द हल हो गया। इसकी वजह थी कम्युनिस्ट धड़े। ये लोग ट्रेड यूनियंस की मदद से सियासी ताकत हासिल कर रहे थे। जर्मनी का दौलतमंद तबका और मिडिल क्लास लोग दोनों ही इनसे खौफजदा थे कि अगर कम्युनिस्टों की हुकूमत आ गई तो उनकी फैक्ट्रियां छिन जाएंगी। इसलिए उन्होंने कम्युनिस्टों के खिलाफ हिटलर को दिल खोलकर पैसा दिया। हिटलर के मद्दाहों में मशहूर जमाना अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड का मालिक हेनरी फोर्ड भी शामिल था। हेनरी ने जंग के दिनों में हिटलर की माली मदद भी की। हिटलर ने अवाम में अपना इमेज बेहतर करने के लिए मशहूर किया कि वो एक सादा शख्स है जो सिगरेट, शराब, गोश्त से परहेज करता है और वेजिटेरियन है। हिटलर के खौफ से नाजी अफसर छुपकर सिगार पीते थे। ये और बात है कि हिटलर खुद छुपकर अफीम का नशा करता रहा, लेकिन हिटलर का अवामी इमेज, गोएबल्स का प्रोपेगेंडा और दौलतमंद तबके की फंडिंग भी काम न आई। और जब 1928 में पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो नाजी पार्टी को पार्लियामेंट की 647 में से सिर्फ 12 नशिस्तें और 2.6% पॉपुलर वोट मिले। ये हिटलर के लिए बुरी खबर थी। लेकिन अगले ही बरस जर्मनी से हजारों मील दूर अमेरिका में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हिटलर का वोट बैंक कई गुना बढ़ा दिया। हुआ यूं कि 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इस वाकये से पूरी दुनिया माशी बहरान का शिकार हो गई, जो ग्रेट डिप्रेशन कहलाया। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जर्मनी के लिए अमेरिकी कर्ज रुक गए, इंडस्ट्री बंद हो गई और 61 लाख वर्कर बेरोजगार हो गए। हिटलर ने हालात का फायदा उठाया और खुद को मसीहा के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। माशी बहरान की वजह से हुकूमत ने इस्तीफा दे दिया था। 1930 में फिर इलेक्शन हुए तो हिटलर को 18% वोट हासिल हुए, लेकिन वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में अब भी नहीं था। इस दौरान हिटलर को एक जज्बाती धचका भी लगा जब इसकी महबूबा गैली ने खुदकुशी कर ली। गैली इसकी सौतेली बहन की बेटी थी। हिटलर कई हफ्तों तक सदमे में रहा और इसने गैली को अपनी जिंदगी का इश्क करार दिया, लेकिन फिर वो एक दुकान में नौकरी करने वाली ईवा ब्राउन के इश्क में गिरफ्तार हो गया। ईवा बिलाशुबा हसीन थी, इसे जिम्नास्टिक का भी शौक था। वो घूमने फिरने और पार्टियां करने वाली लड़की थी, लेकिन इसे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हिटलर चाहता तो इससे फौरी शादी कर सकता था, लेकिन इसने ना सिर्फ ये कि ईवा से शादी नहीं की, बल्कि बरसों तक अपने इश्क को दुनिया से छुपा कर भी रखा, क्योंकि हिटलर के मुतालिक यही मशहूर किया गया था कि उसका इश्क जर्मनी है और वो जर्मनी से शादी कर चुका है। इसलिए जर्मन कौम हिटलर की जिंदगी में किसी औरत की मौजूदगी से बड़े अरसे तक बेखबर ही रही। सिर्फ हिटलर के इंतहाई करीबी लोगों को ही ईवा से मुलाकात की इजाजत थी। हिटलर की जज्बाती जिंदगी की तरह इसकी सियासी जिंदगी में भी एक आर्जी रुकावट आई और इस रुकावट का नाम था वॉन हिंडनबर्ग।
जर्मनी का 85 साला बूढ़ा सदर हिंडनबर्ग पहली जंग अजीम में जर्मन फौज का सरबराह रह चुका था और अवाम में इसे देवता जैसा एहतराम हासिल था। ये बूढ़ा सदर हिटलर को खतरनाक समझता था और किसी सूरत इसे चांसलर यानी वजीर आजम बनाने के लिए तैयार नहीं था। 1932 में सदारती इलेक्शन हुए तो हिटलर इसके मुकाबले में खड़ा हो गया। अप्रैल में इलेक्शन हुए, हिटलर को 36% पॉपुलर वोट तो मिले, लेकिन इलेक्शन जीता हिंडनबर्ग। उधर मुआशी बहरान की शिद्दत के बायस दूसरा चांसलर भी मुस्ताफी हो गया। जुलाई 1932 में फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो नाजियों ने 230 सीटें जीत ली, लेकिन बूढ़े सदर ने फिर भी हिटलर को चांसलर नहीं बनाया, लेकिन जिसे बनाया वो भी नाकाम रहा और नवंबर में फिर इलेक्शन कराना पड़ा। इस बार नाजियों की सीटें कम होकर 196 रह गई। ताम पार्लियामेंट में अब भी इनकी अक्सरियत थी, लेकिन बूढ़ा सदर डटा हुआ था और हिटलर को चांसलर बनाने पर तैयार नहीं था। उस वक्त जो शख्स जर्मनी का चांसलर था, इसका नाम था फ्रांस वॉन पेपिन। नया चांसलर भी मुल्क के हालात ठीक न कर सका। बिगड़ते हालात देखकर पेपिन की हिम्मत जवाब दे रही थी। पेपिन सोचने लगा कि अब हिटलर को चांसलर बना देना चाहिए। इसने सदर को कायल करने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। सदर का एक ही इतराज था कि हिटलर हुकूमत में आ गया तो इसे डिक्टेटर बनने से कौन रोकेगा। आखिर बहसों मुबाहिसे के बाद तय पाया कि हिटलर जर्मनी का चांसलर और पेपिन वाइस चांसलर होगा, ताकि हिटलर को डिक्टेटर बनने से रोका जा सके। इस फार्मूले के तहत 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर बना दिया गया और पेपिन को वाइस चांसलर। लेकिन हिटलर के चांसलर बनने से सिर्फ एक माह पहले एक 52 साला यहूदी हालात को भांपकर चुपके से मुल्क से निकल गया था। ये वही शख्स था जिसे बाद में इसराइल का सदर बनने की भी पेशकश की गई, लेकिन इसने शुक्रिया के साथ इसे ठुकरा दिया। ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइंसदान था और इसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। हिटलर ने चांसलर बनने के 4 हफ्तों के बाद फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन का ऐलान कर दिया, क्योंकि वो अपनी नशिस्तें बढ़ाना चाहता था। इलेक्शन की तैयारियां जारी थी कि 27 फरवरी को जर्मन पार्लियामेंट की इमारत को आग लगा दी गई। आग लगाने वाला एक कम्युनिस्ट था। हिटलर ने इस वाक़े का फायदा उठाया और कम्युनिस्टों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके मजीद वोटरों को साथ मिला लिया। 5 मार्च को इलेक्शन हुए तो नाजियों ने 647 में से 288 नशिस्तें जीत ली। 23 मार्च 1933 को हिटलर ने जर्मन पार्लियामेंट से एक डिक्टेटर जैसे इख्तियारात हासिल कर लिए। हिटलर ने इख्तियारात मिलते ही मुल्क में दीगर सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी, ट्रेड यूनियंस खत्म कर दी, मुखालिफ अखबारात बंद करवा दिए और नाजी नजरिए से मुताबिकत न रखने वाली किताबें जलाना शुरू कर दी। लेकिन हिटलर के अज़ाइम की राह में अभी एक आखिरी रुकावट बाकी थी। एक शख्स था रोहेम अर्नेस्ट, हिटलर की तंजीम एसए का कमांडर, और इसका काम था हिटलर के मुखालिफिन के जलसों पर हमले कराना। ये हिटलर का साथी था, लेकिन हिटलर को अब इससे ज्यादा जरूरत जर्मन फौज की थी और जर्मन फौज इस शख्स से बहुत बदजन थी, क्योंकि जर्मन जर्नैलों को लगता था कि रोहम एसए की मदद से मुल्क पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो रोहम को हर सूरत रास्ते से हटाना चाहते थे। हिटलर ने जर्नैलों को साथ मिलाने के लिए रोहम को हटाने का मंसूबा बना लिया। 30 जून 1934 की रात हिटलर के जाती गार्ड्स जो एसएस कहलाते थे और ब्लैक शर्ट्स पहनते थे, उन्होंने रोहेम अर्नेस्ट समेत 400 लोगों को कत्ल कर दिया। ये कत्ल होने वाले वो लोग थे जिन्हें हिटलर नापसंद करता था या जिन्हें फौज अपने लिए खतरा समझती थी। इस रात को नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स यानी लंबे चाकुओं की रात कहा जाता है। इस कत्लेआम से फौज और हिटलर के ताल्लुकात ठीक हो गए। वाक़े के 3 दिन बाद हिटलर ने वाइस चांसलर पेपिन को भी घर भेज दिया। यूं सब समझ गए हिटलर को सियासी तौर पर कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो गया है। रोहेम को रास्ते से हटाने के बाद भी हिटलर ने एसए को खत्म नहीं किया, बल्कि इसे नए कमांडरों के जरिए चलाता रहा। एसए की खुफिया पुलिस जो गेस्टापो कहलाती थी, वो हिटलर के मुखालिफिन को कुचलने के लिए सबसे मुतहरिक और बदनाम थी। 1934 में हिंडनबर्ग की मौत के बाद हिटलर जर्मनी का सदर भी बन गया और फौज का कमांडर इन चीफ भी। जल्द ही इसने चांसलर और सदर के अलग अलग ओहदे खत्म करके एक ही ओहदा बना लिया और इस नए ओहदे का नाम था फ्यूहरर, जिसका मतलब है लीडर। मुखालिफ पार्टियों पर पाबंदी लग चुकी थी, पार्लियामेंट इसे सारे इख्तियारात सौंप चुकी थी, अब इलेक्शन की जरूरत थी ना पार्लियामेंट की। फ्यूहरर अब ऑल इन ऑल था। हिटलर के हुक्म पर तमाम अदालतों और पुलिस को नाजी पार्टी के कंट्रोल में दे दिया गया। जजों को हिटलर से वफादारी का खुसूसी हलफ भी उठाना पड़ता था। हिटलर के मुतालिक एक और दिलचस्प हकीकत जिसे कम लोग जानते हैं, यह है कि हिटलर का कोई ज़रिया आमदन नहीं था। वो पार्टी फंड से गुजारा करता था।
हुकूमत संभालने के बाद इसने तमाम सरकारी इदारों के लिए अपनी किताब माइन कैम्प खरीदना लाजमी कर दिया। 1939 तक किताब की 50 लाख कॉपियां फरोख्त हुई और रॉयल्टी मिली हिटलर को। अपनी हुकूमत के दौरान हिटलर ने 5 अरब डॉलर की जायदाद बनाई, लेकिन हिटलर ने सिर्फ अपने लिए दौलत नहीं बनाई बल्कि अवाम पर भी दिल खोल कर खर्च किया। इसने स्कूलों और अस्पतालों समेत बेशुमार मंसूबे शुरू किए और किसानों को सब्सिडीज दी। हिटलर की हुकूमत के इब्तदाई बरसों में ही यहूदियों को छोड़कर जर्मनी में कोई बेरोजगार नहीं रहा था। इस खुशहाली ने जर्मन अवाम को हकीकतन हिटलर का दीवाना बना दिया था और यही वो बात थी जो हिटलर की असल कामयाबी की वजह बनी। बहरहाल दौलत और इख्तियार हासिल करने के बाद जब जर्मनी में हिटलर का कोई सियासी मुकाबिल ना रहा तो इसने खारजा महाज पर तवज्जो दी। इसने गैर मुल्की ताकतों को हरजाने की अदायगी रोक दी, जिससे हुकूमत के पास तरक्याती कामों के लिए वाफिर पैसा आ गया। वो उस वक्त की अक़वाम मुत्तहिदा यानी लीग ऑफ नेशन से निकल गया और तमाम आलमी मुआहदे भी खत्म कर दिए। ग्रेट डिप्रेशन से संभलने की कोशिश करती हुई मगरबी ताकतें इसके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सकी। जर्मनी पर पहली जंग अजीम के बाद अपनी बहरी कुव्वत तैयार करने पर भी पाबंदी थी, लेकिन 1935 में हैरत अंगेज तौर पर बरतानिया ने जर्मनी को बहरी बेड़ा तैयार करने की इजाजत दे दी। इसी साल जर्मनी ने अपनी फौज की तादाद भी 5 गुना बढ़ाकर 5 लाख कर दी। 18 से 25 साल के सब जर्मनों के लिए फौजी तरबियत भी लाजमी कर दी गई थी। इन कामों से फारिग होकर हिटलर ने यहूदियों को कुचलना शुरू किया। पहले इसने यहूदियों के खिलाफ कानून साजी की। यहूदियों के जर्मनों से शादी, वोटिंग और मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी गई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में भी यहूदी एथलीट्स हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन ओलंपिक्स मुकाबलों के जरिए हिटलर दुनिया को यह तासुर देने में कामयाब रहा कि जर्मनी एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुल्क है। जर्मनी ने 43 गोल्ड मेडल हासिल करके ओलंपिक्स में कमाल कर दिया। ओलंपिक्स के बाद भी यहूदियों के खिलाफ हिटलर के सख्त इकदाम जारी रहे। बच्चों के निसाब में यहूदियों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद शामिल किया गया। बच्चों को एक खास गिरोह से नफरत करना सिखाई गई। हिटलर पर 60 लाख यहूदी कत्ल कराने का भी इल्जाम है, जिसे मगरिब में होलोकॉस्ट के नाम से याद किया जाता है। हिटलर के मजालिम का निशाना बनने वालों में ऑस्ट्रिया का एक माहिर नफ्सियात भी था, जिसे बाद में जलावतन कर दिया गया, और ये शख्स था मशहूर जमाना सिगमंड फ्राइड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहूदियों से इतनी नफरत करने वाले हिटलर के डीएनए से क्या पता चला? वो ये कि हिटलर का शजरा नस्ब अफ्रीका के बर्बर कबाइल और यहूदियों से भी मिलता है। यही नहीं, इसकी महबूबा ईवा ब्राउन भी नस्लन यहूदी थी, लेकिन हिटलर को ये सब नहीं मालूम था। वो खुद को जर्मन समझकर यहूदियों के खिलाफ कार्रवाइयां करता चला गया और साथ ही साथ जंग की तैयारियां भी जारी रखी। और फिर एक दिन इसने फ्रांस पर हमला कर दिया और दुनिया का अमन तहबाला हो गया। हिटलर ने फ्रांस पर हमला क्यों किया? और वो कौन से लीडर थे जो हिटलर के खौफ से बेहोश हो गए? और वो कौन था जो हिटलर के सामने डट गया? क्या हिटलर ने खुदकुशी की थी या वो कहीं रूपोश हो गया था? हिटलर की लाश कहां गई? रूस के सर्द जहन्नम में जर्मन फौजों पर बीतने वाले शब रोज की कहानी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन वो कौन था कि अगली किस्त।